हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सीए ज्योति देशवाल एंड उम्मीद है कि आपके एग्जाम्स सीए फाइनल के बहुत अच्छे जा रहे होंगे। और अगर अच्छे नहीं भी जा रहे हैं, कोई पेपर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी गया है, तो भी इस वक्त आपको टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ एग्जाम्स देने के ऊपर फोकस करना है। अभी पेपर ऑडिट का है और हमें पता है कि ऑडिट का सिलेबस बहुत सारा है, बहुत सारी चीज़ें जो हमें रिवाइज करनी है। तो इतने कम टाइम के अंदर हाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज द एंटायर सिलेबस, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो। राइट, मैंने इस स्ट्रेटजी को इस तरीके से बनाया है कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने सबसे पहले रखे हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि आपको ना आज का दिन, जिस दिन आप पेपर देकर आओगे एएफएम का, वो दिन वेस्ट नहीं करना है। भले ही आपका मूड कितना भी खराब हो, भले ही आप कितने भी टायर्ड हो, आप थोड़ा सा सो सकते हो, लेकिन आपको आज का दिन खराब नहीं करना है, बिकॉज अपना सिलेबस बहुत सारा है। आपको चीजें जब आप आज से शुरू करोगे ना, तभी कंप्लीट अपना सिलेबस हो पाएगा। दूसरा, अगर आपके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि आप खुद से अभी रिवाइज करो, तो व्हाट यू कैन डू, जिस तरीके से मैंने शेड्यूल बनाया हुआ है, कंप्लीट टाइम टेबल बनाया है, उसको फॉलो करके, है ना, आप कुछ साथ में रिवीजन वीडियो देख सकते हो। मैराथन्स अवेलेबल है यूट्यूब चैनल के ऊपर, उनका सहारा लेकर आप मोमेंटम पकड़ सकते हो पढ़ाई करने का। ओके, तो अगर मैं बोलूँ बेटा आप कहाँ से पढ़ना शुरू करोगे, तो आप आज से ही पढ़ना शुरू करोगे जिस दिन आप एएफएम का पेपर देकर आए हो। एंड सबसे पहले जिस टॉपिक को आपको पिकअप करना चाहिए, दैट इज प्रोफेशनल एथिक्स। ज्यादातर बच्चे प्रोफेशनल एथिक्स को ना सबसे एंड में पिकअप करते हैं, या फिर वो अगले दिन पिकअप करेंगे जो एक दिन की छुट्टी होती है। दोनों ही गलत अप्रोच है, मैं आपको बताती हूँ क्यों। बिकॉज अगर आप एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो प्रोफेशनल एथिक्स है सबसे एंड में रखोगे, जिस टाइम पे आप कंप्लीटली एग्जॉस्टेड हो, जिस टाइम पे आपके ऊपर एग्जाम का बहुत प्रेशर है, तो ये टॉपिक आप अच्छे से कवर नहीं कर पाओगे। या फिर अगर इस टॉपिक को आप रखते हो लेट्स से कि कल अगर आप इसको करने का सोच रहे हो, तो भी गलत अप्रोच है। उसका रीजन क्या है, ये टॉपिक टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है। ठीक है, कल आपके ऊपर प्रेशर होगा कि मेरे पास इतना सारा सिलेबस है, तो इसके ऊपर आप टाइम लगा दोगे ना, तो आपके ऊपर और प्रेशर बढ़ जाएगा। सो मैं क्या कह रही हूँ कि आपने प्रोफेशनल एथिक्स काफी बार पढ़ा होगा, है ना, यूट्यूब के ऊपर इसकी रिवीजन वीडियो भी अवेलेबल है। तो आप क्या करो, जिस दिन आप पेपर देकर आओगे ना, इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, पूरे ऑडिट में यही एक टॉपिक है जिसको पढ़ने में मजा आता है, राइट, प्लस कारो है। आप ना ये दो टॉपिक उस दिन उठाओगे जिस दिन आप एएफएम का पेपर देकर आओगे। एंड जब मैं कह रही हूँ प्रोफेशनल एथिक्स आपको पढ़ना है, दैट मीन्स बेटा आपको नोक्लेयर पढ़ना है, वहाँ पे सी एक्ट के सेक्शंस है वो पढ़ने हैं, शेड्यूल पढ़ना है, काउंसिल की गाइडलाइंस पढ़नी है, सेल्फ रेगुलेटरी मेजर्स पढ़ने हैं, एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के डिसीजन पढ़ने हैं, ये सब कुछ पढ़ना है। मतलब सिर्फ आधा अधूरा शेड्यूल पढ़ के नहीं छोड़ना है। मैंने 4 घंटे यहाँ पे लिखे हैं, आपको कम ज्यादा थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, बट आपको कोशिश करनी कि आप इतने ही टाइम में खत्म करने की कोशिश करो। इनफैक्ट आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि जो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आता है उसके ऊपर आप कम से कम टाइम लगाओ, ताकि बाकी सारे टॉपिक जो आपको इतने अच्छे से नहीं आते वहां पे आपको ज्यादा टाइम मिल पाए। प्लस यहाँ पे बेटा आप कारों को भी पिकअप करोगे, बिकॉज मैंने 7 बजे से लेकर 12 बजे के आसपास का टाइम टेबल बनाया 5 घंटे का। राइट, इसको आप 1 घंटा आगे स्ट्रेच कर सकते हो, आप इसको चाहो तो और स्ट्रेच कर सकते हो अगर आप सुबह नहीं उठते हो तो। दैट कंप्लीटली इज अप टू यू। ये गाइडेंस है जिसको आपको फॉलो करना है कि अच्छा मेरे को ये टॉपिक कवर करने हैं और इसको कवर करने में ऑन एन एवरेज मुझे कितना टाइम लगेगा। फिर आप इसको अपने सिटिंग के हिसाब से आप कब पढ़ते हो उसको मोल्ड कर सकते हो। राइट, फिर आपको कारो पढ़ना है। कारो की ना यूट्यूब के ऊपर मेरे ही चैनल के ऊपर एक क्लास अवेलेबल है, आई थिंक 2 घंटे की वो क्लास है। वहां पे कारो भी कवर है, कारो के सारे क्वेश्चंस भी कवर है अलोंग विद ईच एंड एवरी क्लोज। अगर आप उसको 1.5 की स्पीड के ऊपर देखते हो या 2 की स्पीड के ऊपर देखते हो, तो आप आधे घंटे में पूरा कारो कंप्लीट कर जाओगे। तो मैं आपको क्लास देखने को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि होता क्या है कि आप बहुत एग्जॉस्टेड जब होते हैं ना, तो खुद से पढ़ने का मन नहीं करता, तो आप खुद से नहीं कवर कर पाओगे यहाँ पे, तो आपको क्लास का सहारा ले लेना है, लेकिन आपको पढ़ना नहीं छोड़ना है। ठीक है, दूसरा जो नेक्स्ट डे होगा बेटा, वहां पे अलग अलग स्लॉट मैंने बनाए हैं। सबसे पहला जो स्लॉट होगा वो मॉर्निंग का स्लॉट है, 7 बजे से लेकर 12 बजे तक का। राइट, यहाँ पे अपने को ऐसे टॉपिक्स पिकअप करने हैं, ऐसे एसेस पिकअप करने हैं जो मेरे सिलेबस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि SQC1, जैसे कि ऐसे नंबर 240, ऐसे नंबर 402, ऐसे नंबर 540, ऐसे नंबर 620। ये सारे ही टॉपिक ए कैटेगरी के स्टैंडर्ड्स है। और अगर आप देखोगे मैंने हर एक टॉपिक को मिनिमम 40 मिनट दिया, विच इज मोर देन सफिशिएंट। हम बार बार SQC1 पढ़ते तो SQC1 को वैसे अगर मैं बोलूँ आइडली 30 मिनट से ज्यादा लगना नहीं चाहिए रिवाइज करने में, है ना, बट फिर भी मैंने एक्सेस ही टाइम दिया 40 मिनट। और ऐसे नंबर 220 इसके साथ ही कवर होगा, बिकॉज ऐसे नंबर 220 इज जस्ट लाइक SQC1। राइट, इसके साथ बेटा आप ना ऐसे नंबर 501 जो 500 सीरीज है ना, उसका ऐसे नंबर 501, 505, 560, 580, ऐसे 450, ऐसे नंबर 320, ये सारे स्टैंडर्ड एक साथ यहाँ पे देखोगे, तो ये कुल मिलाकर 5 घंटे का स्लॉट बनेगा।
मैंने बहुत सोच समझ के इन स्टैंडर्ड को इकट्ठा रखा है। जैसे कि अगर आप देखोगे ना, ऐसे नंबर 450, ऐसे नंबर 320, मैंने इसको इसलिए यहाँ पे इकट्ठा रखा है क्योंकि एग्जाम में 320 से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी तुम्हारी लेवल पे कम है, बट अपने क्वेश्चन बैंक के अंदर एक क्वेश्चन है, और जो टॉप 150 क्वेश्चंस का मैंने वीडियो डाला है उसके अंदर भी वो क्वेश्चन है रिविजन ऑफ मटीरियलिटी का। तो वहाँ पे ऐसे नंबर 450 और ऐसे नंबर 320 का कंबाइंड क्वेश्चन है। तो अगर आप उतना क्वेश्चन भी कर लेते हो ना, तो 320 कंप्लीट हो जाएगा आपके लेवल के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो सेकंड स्लॉट बनेगा, डेफिनेटली इसके बाद आप 30 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, राइट। उसके बाद जो सेकंड स्लॉट बनेगा वो बनेगा 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक का, आफ्टर टेकिंग अ ब्रेक ऑफ 30 मिनट्स। अगर आप इससे कम ब्रेक में काम चला सकते हो तो ठीक है। ये जो टाइम है ना, यहाँ पे भी आप 5-5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, बट मैंने ज्यादा ब्रेक्स बीच में इसलिए नहीं डाले हैं क्योंकि अगर आप हर एक स्टैंडर्ड के बाद ब्रेक लोगे तो आपका मोमेंटम टूट जाएगा पढ़ने का। तो आपको पढ़ने के ऊपर फोकस करना है, जितना हो सके चीजों को रिवाइज करने के ऊपर फोकस करना है। इसलिए बहुत सारा एक साथ पढ़ने के बाद आप ब्रेक लो, मतलब बहुत सारा एज इन में ये नहीं कह रही कि आप 4 घंटे पढ़ने के बाद आप ब्रेक लो, एटलीस्ट 1.5 घंटा आप पढ़ो, उसके बाद आप 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, फिर आप 1.5 घंटा पढ़ो, फिर आप 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। अभी 1 डे बिफोर में कितना प्रेशर होता है, कितनी सारी चीजें हमें करनी है वो हमें पता है अभी, राइट। ओके, जो सेकंड स्लॉट है वो बनेगा 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक का। यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड मैंने इकट्ठे कंबाइन करके रखे हैं और आपको ना इसी तरीके से इन स्टैंडर्ड को पढ़ना चाहिए। जैसे कि 701, 706 मैंने एक साथ रखा है। इसका रीजन क्या है, दोनों ही बहुत छोटे स्टैंडर्ड है। 705 के साथ मैंने 570 इसलिए रखा है क्योंकि जब मैंने क्वेश्चन बैंक आपको सोल्व करवाया ना, तो काफी सारे ऐसे क्वेश्चन है जो 570 के रिपोर्टिंग के पार्ट के ऊपर बनते हैं। तो 570 और 705, राइट। जब आप इन स्टैंडर्ड को इकट्ठा पढ़ते हो ना, तब आपको बेटर क्लैरिटी आएगी रिपोर्टिंग के ऊपर। जब क्वेश्चन बनेंगे ना, तब आपको बेटर क्लैरिटी आएगी। इनफैक्ट मैं बोलूंगी इन दोनों स्टैंडर्ड को आपको नॉलेज तो है ही है, स्पेशली आई वुड से 705। तो 705 का टेक्स्ट पढ़ने की बजाय 705 के क्वेश्चंस आप देख कर जाओ, दैट वुड हेल्प यू इन द एग्जाम्स। ओके, अगेन 710, 720, 710 बहुत बड़ा स्टैंडर्ड नहीं है, 20 मिनट में आप खत्म कर सकते हो। 720 भी 20-25 मिनट में आप खत्म कर सकते हो। 700 की अगर मैं बात करूं, ये स्टैंडर्ड मैंने 15 मिनट दिया है। अगर आप चाहो तो इस स्टैंडर्ड को यहाँ पे छोड़कर कोई और स्टैंडर्ड जो मैंने नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे आप कवर कर सकते हो। ऐसा मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि जो SA 700 है वो CA फाइनल लेवल पे इतना इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड नहीं है। उसके कुछ टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वो सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो खाली आप फोकस करके जाओ अगर आपके पास टाइम कम अवेलेबल है तो इस वजह से आप 700 को नीचे डाल सकते हो। बाकी 700 सीरीज के जितने भी स्टैंडर्ड है ना, वो इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। तो सबसे पहले हमें उन टॉपिक्स को कवर करना है जो मेरे एग्जाम में जहां से आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद बेटा आप डेफिनेटली आधे घंटे का ब्रेक ले सकते हो, खाना खाना और आप रेस्ट करना। उसके बाद जो नेक्स्ट स्लॉट है वो है 3 बजे से लेकर 8 बजे तक का। इसमें भी डेफिनेटली आप बीच में ब्रेक्स लेकर ही पढ़ोगे, 5-5, 10-10 मिनट का ब्रेक, जैसे आपको सही लगता है, राइट। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 मुझे टेकअप करना है, चैप्टर नंबर 9 मुझे टेकअप करना है और चैप्टर नंबर 11 मुझे टेकअप करना है। चैप्टर नंबर 8 में ना 3 स्टैंडर्ड है, 800, 805 और 810। इन तीनों स्टैंडर्ड में से जो लेंथी स्टैंडर्ड है वो 810 है और सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड भी 810 है। तो 800 के ऊपर कम से कम टाइम लगाना है, 805 के ऊपर उससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम आप लगाओगे, लेकिन सबसे ज्यादा टाइम आपको 810 के ऊपर लगाना है। कोशिश करो इसके क्वेश्चन भी आप देख कर जाओ, ठीक है। 810 को मैंने मतलब पूरे चैप्टर को मैंने 1.5 घंटा दिया, विच इज मोर देन सफिशिएंट टू रिवाइज। अगर आप नीचे आओगे SRS विच इज चैप्टर नंबर 9, यहाँ पे 2 ही स्टैंडर्ड है और दोनों ही स्टैंडर्ड बहुत छोटे और बहुत ही आसान से स्टैंडर्ड है। और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अभी क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन नहीं बने हैं SRS से, तो बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। एंड अगर मैं SAEs की बात करूं, 3 SAEs है, राइट। इसको भी मैंने 90 मिनट्स दिए हैं क्योंकि कुछ SAE अपने छोटे हैं, जैसे कि SAE 3 वो 400 देखोगे, आसान स्टैंडर्ड है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कम टाइम लगेगा। लेकिन कहीं कुछ SAEs के अंदर आप उलझ सकते हो, जैसे कि SAE 3402 वैसे तो आसान है, बट वैसे तो छोटा है, बट थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है ये, राइट। तो इसलिए मैंने इसको 90 मिनट्स दिए, विच इज 1.5 आवर्स। बेटा इसके बाद ना आपको SRE एकदम से पिकअप नहीं करना है। उसका रीजन है, SRE मुश्किल नहीं है, SRE आसान है बट लेंदी है। सो व्हाट आई हैव डन, यहाँ पे मैंने ग्रुप ऑडिट डाल दिया है, जहां से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और ग्रुप ऑडिट को आप कंप्लीट करोगे SA नंबर 600 के साथ। 30 मिनट आपको लगेगी ग्रुप ऑडिट करने में और 15 मिनट आपको लगेगी 600 कंप्लीट करने में। देर आफ्टर PSU ऑडिट 30 मिनट। PSU ऑडिट में जितने मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कराए हुए हैं, अगर आप वो 150 वाला जो क्वेश्चन खोल के देखोगे ना, उसके अंदर भी है, मैंने PDF भी शेयर करी हुई इसके टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो PSU ऑडिट के खाली वो क्वेश्चन आप एक बार देख लेना, क्योंकि PSU ऑडिट के कंसेप्ट आप पढ़ लेते हो बट फिर भी क्वेश्चन हमसे नहीं बनते हैं।
देर आफ्टर बेटा आप 30 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। फिर रात का जो शेड्यूल बनेगा वो 8:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का बनेगा। इसकी टाइमिंग में आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, बट आपको कोशिश ये करनी है कि जिस टॉपिक को जितना टाइम दिया है उतने टाइम में खत्म करने की कोशिश करो, नहीं तो सिलेबस पूरा नहीं होगा। आप टॉपिक आगे पीछे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट आपको कंप्लीट उसको उतने ही टाइम में करने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, अगर मैं बात करूं इंटरनल ऑडिट की, ईएसजी ऑडिट की, इसको भी इक्वल टाइम ही दिया, 30 मिनट 30 मिनट। काफी सारे बच्चे आप में से ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने इंटरनल ऑडिट नहीं पढ़ा है, तो मैं बोलूंगी अगर आपने इंटरनल ऑडिट नहीं पढ़ा है तो डू वन थिंग, जो उसका रिपोर्टिंग वाला पार्ट है ना वो आप पढ़ के जाओ, वो रिकमेंडेशन वाला जो पार्ट है ना वो आप पढ़ के जाओ, है ना। जो सेक्शन नंबर 138 वाली एप्लीकेबिलिटी वाला पार्ट है ना उतना तो आप पढ़ के जाओ, क्योंकि वहां से क्या है, स्पेशली आई वुड से सेक्शन नंबर 138 की एप्लीकेबिलिटी, उसके ऊपर एमसीक्यू में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में क्वेश्चन मैंने देखे हैं ज्यादातर वो रिपोर्टिंग के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। सो ऐसे आप इंटरनल ऑडिट खत्म करोगे। इसके बाद अगर मैं ईएसजी ऑडिट की बात करूं तो बेटा अगर आप बोलोगे ना कि यहाँ से मैं छोड़ के जा रहा हूँ तो बहुत ही स्टूपिडिटी होगी, बिकॉज एक क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि प्रिंसिपल्स के ऊपर बनता ही है। पिछली बार वो आपके जो गोल्स थे, पिछली बार जो ईएसजी थे उसके ऊपर क्वेश्चन बना था, इस बार ईएसजी से वो क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो मतलब इस बार प्रिंसिपल से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। सो ये वाला आप देख सकते हो। उधर अपना जो अश्योरेंस वाला पोर्शन है उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है ईएसजी में। तो मतलब मेरे को जब मैं रिवाइज भी कर रही हूँ, मैं किसी टॉपिक को अगर मैंने 30 मिनट दिए तो मेरे को ये समझना पड़ेगा कि लास्ट डे पे मैं कौन सी चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही हूँ। आपको समझ में आ रहा है? ओके, तो इसको आप छोड़ने की गलती मत करना, स्पेशली प्रिंसिपल, बिकॉज आपको एमसीक्यू में भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद आई वुड से अब आप एसआरई पिकअप करो। 1.5 घंटा मैंने यहाँ पे एसआरई को दिया है। एसआरई पे टाइम बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए आपको। यहाँ पे 90 मिनट दिए ना, तो आप कोशिश करो इसको खत्म करने का 30-30 मिनट में। मतलब एसआरई 2400 30 मिनट, एसआरई 2410 30 मिनट। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये स्टैंडर्ड लेंथी है, मैं मानती हूँ बहुत लेंथी है, बट जब आप एसएस कंप्लीट कर लेते हो ना तो एसआरई कुछ भी नहीं है, आपके कहीं ना कहीं एसए की ही रेपुटेशन है। और वो इस वजह से क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट मैटर होता है ऑडिट में और रिव्यू में वो सेम होता है। ओके, एंड उसके बाद आप चैप्टर नंबर 17 पिकअप करोगे। अगेन एक लेंथी चैप्टर है, इसके अंदर 3 यूनिट है, एक फोरेंसिक अकाउंटिंग का, एक ड्यू डिलीजेंस का, एक इन्वेस्टिगेशन का। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन खत्म करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2-3 क्वेश्चन ही बनते वहां से। फोरेंसिक अकाउंटिंग से भी 2-3 क्वेश्चन ही बनते हैं, राइट। एंड फिर आप इन्वेस्टिगेशन के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप क्वेश्चन बैंक खोलो, तो उससे क्या होगा आपको ये समझ पे आ जाएगा कि कौन से टॉपिक को मुझे इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले रिवाइज करना है। आप हर एक चीज को लर्न, जिसको बहुत अच्छे से आता है वो तो कर पाएगा फटाफट, लेकिन जिसको नहीं आता है वो उलझ जाएगा बेटा। तो यहाँ पे मैंने टोटल 90 मिनट्स दिए। मैं आपको बताऊं ड्यू डिलीजेंस खत्म करने में 15 मिनट लगेगा, 15 मिनट आपको लगेगा फोरेंसिक अकाउंटिंग खत्म करने में, बाकी जितना टाइम आपको मिलेगा वो सब कुछ आपको इन्वेस्टिगेशन के ऊपर लगा देना है। ठीक है, आगे चलेंगे। और जो इसके बाद है बेटा, ये जो स्लॉट 5 है ये उस दिन का है जिस दिन आपका पेपर होगा। अगर आप देखोगे ना, इस दिन मैंने ऐसे टॉपिक्स रखे हैं जो मेरा ऐसा मानना है कि ज्यादातर बच्चे नहीं करके जाते हैं, जैसे कि बैंक ऑडिट ज्यादातर बच्चे नहीं करके जाते हैं। दूसरा चैप्टर नंबर 12 ज्यादातर बच्चे नहीं करके जाते हैं। चैप्टर नंबर 4 ज्यादातर बच्चे नहीं करके जाते हैं, राइट। और अगर मैं करके जा रहा हूं तो भी रिवीजन के लिए सफिशिएंट टाइम है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपने को ना स्ट्रेटेजिकली चलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ना 6 बजे से लेकर 10 बजे तक रखा है। आपकी मर्जी है, आप सुबह जल्दी उठ सकते हो तो डेफिनेटली 5 से आप 10 बजे तक कर सकते हो, क्योंकि कुछ तो टॉपिक आपके कल के भी पेंडिंग रहे होंगे, मुझे पूरा यकीन है। सो आपको अकॉर्डिंगली थोड़ा सा अपने ऊपर प्रेशर डालना पड़ेगा। या आप 10 बजे से आगे इसको 11 बजे तक स्ट्रेच कर सकते हो, आप 12 बजे तक स्ट्रेच कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में कब पहुंचना होता है, आपको एग्जामिनेशन में बैठने से पहले कितना टाइम चाहिए खुद के लिए। बिकॉज क्या होता है, कई बच्चे एग्जाम में जाने से पहले तक पढ़ते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्लानिंग खुद करनी पड़ेगी। कई बच्चे क्या है कि जिनको टाइम चाहिए, अगर आप मेरी बात करोगे, मैं एग्जाम में जाने से पहले तक भी पढ़ती रहती थी, है ना, तो कि 30 मिनट अभी एग्जाम में जाने वाले उसके 30 मिनट पहले तक मैं पढ़ती थी। सो सबका अपना अपना होता है यहाँ पे कि कितना टाइम मैं दे सकती हूँ, आपका घर एग्जामिनेशन सेंटर से कितनी दूर है, अकॉर्डिंग टू दैट यू विल डिसाइड। मैंने एक सेफ्टी के अकॉर्डिंग ये मैंने मानना है कि चलो 10 बजे तक तो आप पढ़ ही सकते हो, ऐसा, राइट। चलो, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कौन से टॉपिक मैंने रखे हैं बेटा, मैंने ना जो आपका प्लानिंग वाला टॉपिक है वो इंक्लूड नहीं किया कहीं पे भी। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि प्लानिंग इंपॉर्टेंट नहीं है सीए फाइनल लेवल पे, बट अगर आपको कहीं पे भी टाइम मिलता है तो आप प्लानिंग लास्ट में आप उसको लेके जाना। मैं कहीं पे टाइम इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऊपर जो टॉपिक्स मैंने आपके लिए लिखे हैं वो बहुत ज्यादा, मैंने मोर देन सफिशिएंट टाइम मैंने दिया है।
प्लानिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ऐसे 200, ऐसे 210, ऐसे 230, ऐसे 500, ऐसे 550, ऐसे 530, ये कुछ ऐसे स्टैंडर्ड है जो मैंने नहीं लिखे, जो सही में इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था कि आपको कैसे पता कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट का जब तुम सिलेबस खोल के देखते हो उसने लिखा हुआ है कि ये सारे स्टैंडर्ड हम डिटेल में इंटर लेवल पे पढ़ते हैं। तो अगर मैंने यहाँ से क्वेश्चन पूछा तो एप्लीकेशन पार्ट में मैं इसका क्वेश्चन कभी किसी और स्टैंडर्ड के साथ मिलाकर पूछ सकता हूँ, या तो फिर मैं इसको एमसीक्यू में पूछ सकता हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये वाले टॉपिक आप पढ़ाई जब आपने करी तो उसकी अंडरस्टैंडिंग तो होगी, राइट। ओके, एनीवेज, सो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो टॉपिक पिकअप करना है वो आप एनबीएफसी पिकअप करोगे। एनबीएफसी के लिए 45 मिनट्स। और जब आप एनबीएफसी पढ़ोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक है जहाँ पे मेरे को दिमाग लगाना है, लर्न ही करना है। जैसे कि जब आप वो स्केल बेस्ड रेगुलेशन पढ़ोगे तो आपको बहुत ध्यान से देखना है वो कैटेगराइजेशन एनबीएफसी की। यहाँ पे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी लगेगी, एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं। प्रोविजन की परसेंटेज अपने को लर्न करनी है। लेकिन जब एनबीएफसी का तुम सेकंड पार्ट देखते हो जो रिपोर्टिंग वाला है, वहां पे चीजें अपने को लर्न करनी पड़ेंगी, ठीक है। ओके, अगर बैंक ऑडिट की बात करूं, मैं फिर से बोलूंगी बेटा, बैंक ऑडिट जब आप पढ़ने के लिए बैठोगे, अगर आपने बहुत अच्छे से कभी नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चन बैंक खोल के साथ में इसको रिवाइज करना। और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के एक बार वो पीडीएफ भी रिलीज किया था, आप उन टॉपिक्स को भी पिकअप कर सकते हो जब आप इन बड़े बड़े चैप्टर्स को टेकअप कर रहे हो। जैसे चैप्टर नंबर 17 हो गया, चैप्टर नंबर ये 14 हो गया बैंक ऑडिट। मैंने लिटरली पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाला था कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप उनको पिकअप कर सकते हो। जब आप डिजिटल ऑडिट करोगे ना तो आपको उन टॉपिक के ऊपर फोकस करना है जहां पे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस बने हुए हैं। जब आप स्टडी मैट खोलोगे ना अपना, टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग, टेस्ट और नॉलेज के बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट है जो कवर हो जाएंगे उन क्वेश्चंस के साथ। तो उलझना नहीं है ना, ऐसा कुछ भी नहीं ऐसे रट्टा मार के जाना है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होगा। एंड इसके बाद मैंने 60 मिनट उन स्टैंडर्ड को दिए जो इंपॉर्टेंट है, मेरे एक सिलेबस में भी है बट इतने बड़े नहीं जो रह गए ऊपर। जैसे ऐसे नंबर 250, 15 मिनट लगेगी इसको कवर करने में। सेम 260, 299 और ऐसे नंबर 610। 610 बड़ा है बट आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड नहीं है। ये भी इंटर लेवल पे हम जब पढ़ते हैं ना तो डीप में हम इसको इंटर लेवल पे कवर करते हैं। एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कवर योर एंटायर सिलेबस। अगर आपने इतना भी कर लिया तो मेरा विश्वास मान लेना, आप 95% सिलेबस कंप्लीट करके जाओगे, है ना। और अगर आप इतना यहाँ तक भी अगर आप पहुंच पाए बेटा, यहाँ तक भी, इसमें से भी अगर आपने कोई एक आधा टॉपिक छोड़ दिया, इस पूरे डिस्कशन में से भी अगर आपने 80% सिलेबस, 85% सिलेबस भी बहुत अच्छे से कर लिया, यू विल बी इन अ पोजिशन टू टेक एग्जाम्शन इन दिस सब्जेक्ट, राइट। एंड मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने की कोशिश अगर आप कर रहे हो बिना कोई सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो करें तो बहुत कुछ आप नहीं याद कर पाओगे, नहीं याद रख पाओगे और आप पैनिक हो जाओगे। तो आप एक अभी से, जब आप ये वीडियो आपने देखी उसी टाइम से इसको आप डाउनलोड करो, ठीक है, और इसको अपने हाथ से लिखो। 5 मिनट लगेगी आपको अपने हिसाब से कि मैंने कौन से टॉपिक नहीं कभी पढ़े हैं, तो वो टॉपिक अभी उठा के कोई फायदा नहीं है। तो इसको आप मोल्ड कर लो, थोड़ा सा चेंज कर लो एंड स्टार्ट स्टडिंग today only. Do not waste your time because you do not have any time to waste. And all the very best. You can do it. You have done it till now and you will be able to do it this time as well. All the very best. Bye bye.